हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के ट्रैवल वीलॉग। आज का जो वीडियो है वो है मुक्तेश्वर के ऊपर, यानी कि एक ट्रैवल वीडियो है कि हम लोग मुक्तेश्वर कैसे जाएं, वहाँ कहाँ रुकें और क्या चीज़ें हैं, कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, क्योंकि मैं 2 बार मुक्तेश्वर जा चुकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ का, और हम लोग कैसे ईजिली वहाँ पहुँच सकते हैं, और कौन सी मतलब एक अच्छी जगह पर हम लोग रुक सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा इसी पर होने वाला है। तो मैं सारी डिटेल्स और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुक्तेश्वर कैसे जाया जाए। देखिए, एक मुक्तेश्वर बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और थोड़ा सा ऐसा ऑफ बीट भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा मतलब प्लेन है, पीस है वहाँ पर। ज़्यादा ऐसा मतलब गिचपिच नहीं है जैसे नैनीताल में हो गई है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है, शिमला हो गया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पीस में रहना, अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, उनको पीस चाहिए, उनको व्यू चाहिए, माउंटेन्स चाहिए, वेदर चाहिए। तो मुक्तेश्वर एक परफेक्ट जगह है उन लोगों के लिए जो लोग जहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। कपल्स हैं जो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर कुछ काम वहाँ पर करना चाहते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स होता है। अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं तो वो एक परफेक्ट जगह है। तो सबसे अब बात करते हैं कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। तो अगर आप एयर से मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो जो उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर में, और पंतनगर से जो मुक्तेश्वर का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर के अराउंड, या 100 किलोमीटर के अराउंड जो है मुक्तेश्वर का डिस्टेंस है। तो वहाँ से आपको इजीली टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी कि आप वहाँ से बाय टैक्सी मुक्तेश्वर जा सकते हैं। और दिल्ली से अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो 2-3 एवरेज 2 या 3 जो फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल होती ही हैं। तो उसके लिए फ़्लाइट के लिए आपको पहले या तो दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली से फिर पंतनगर के लिए आपको जो है मुक्तेश्वर जाने के लिए पंतनगर की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और उसके बाद आप कोई भी टैक्सी हायर कर सकते हैं जिससे आप पहुंच सकते हैं मुक्तेश्वर। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आप मुक्तेश्वर जाना चाहते हो तो उत्तराखंड के लिए कहीं से भी उत्तराखंड के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो। उत्तराखंड में नैनीताल हो, भवाली हो, भीमताल हो, कहीं पे भी आप उसके थ्रू जा सकते हैं, रेल के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको पहले काठगोदाम के लिए ट्रेन करनी होगी, और काठगोदाम के लिए कहीं से भी, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि कहीं से भी, आप लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, कहीं से भी आपको काठगोदाम के लिए ट्रेन अवेलेबल रहती ही है। तो आप काठगोदाम पहले आइए, फिर वहाँ से आप इजीली टैक्सी कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस है काठगोदाम और मुक्तेश्वर में वो है 62 किलोमीटर के अराउंड। तो आप इजीली वहाँ से टैक्सी करिए और टैक्सी के थ्रू आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप खुद से ट्रैवल करते हो बाय कार तो आप इजीली मुक्तेश्वर पहुँच सकते हो, कम से कम 8 आवर्स लगेंगे। तो ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकती हूँ। जो मैं अभी गए, मैंने 2 बार गई हूँ, तो दोनों ही बार हम लोग खुद की कार से ही गए थे। तो एक बार मैं फ्रेंड के साथ गए थे हम लोग, तो उसमें भी हमें 8 या 9 आवर्स लग गए थे वहाँ पहुँचने में। थोड़ा सा ज़्यादा रुकते रुकाते गए थे। और अभी मैं फैमिली के साथ विजिट कर आई हूँ, तो भी हमें वो तो जाम वगैरह की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। अदरवाइज 7 to 8 आवर्स वहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं। दिल्ली से ये 353 किलोमीटर के डिस्टेंस में, अप्रॉक्स 353 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो आप इजीली वहाँ पर बाय रोड बहुत इजीली वहाँ पहुँच सकते हो। तो क्या रूट रहेगा हमारा,
हाँ, सबसे पहले हम लोग लेंगे NH24। NH24 से हम लोग जाएंगे रामपुर, और उसके बाद हम लोगों का जो रूट रहेगा वो रहेगा NH87 पे जाएंगे रानी बाग, और फिर वहाँ से हम लोग लेंगे भीमताल का रास्ता। भीमताल के बाद हम लोग पहुंचेंगे भवाली, और भवाली से आप पहुंच सकते हैं रामगढ़। रामगढ़ में अभी हम लोग वहाँ पे हमने स्टे भी किया था, और रामगढ़ से आप जा सकते हैं मुक्तेश्वर। अगर आपको स्टे नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो वाला रूट लेके रामगढ़ से फिर आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। तो अभी जब हम लोग रिसेंटली अभी जब हम लोग होकर आए हैं तो हम लोगों ने यही रास्ता लिया था। हम लोग भवाली नहीं, पहले भीमताल फिर भवाली और फिर रामगढ़ गए थे। रामगढ़ से हम मुक्तेश्वर गए थे। रामगढ़ में हमने स्टे कर लिया था, लेकिन आप लोग अगर आपको नहीं स्टे करना है तो आप डायरेक्टली मुक्तेश्वर भी पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया रूट की बात, और बहुत अच्छा सेफ रास्ता है, बहुत ज़्यादा सेफ रास्ता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब तो बल्कि मुक्तेश्वर में और भी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, तो जो सड़कों का काम है वो भी बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है। मतलब इस बार हम लोग जब होकर आए उत्तराखंड तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यार इस बार बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है रोड्स का। अदरवाइज हम लोग हिमाचल विजिट करते थे, हिमाचल घूमते थे, तो क्या रहता था कि हिमाचल की रोड्स हमें बहुत अच्छी लगती थी, थोड़ा बहुत सेफ लगती थी, क्योंकि बहुत अच्छी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। लेकिन इस बार हम जब लोग मुक्तेश्वर होकर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर हम लोग गए तो, कि यार इस बार मुक्तेश्वर की सड़कों पर या उत्तराखंड की जो सड़कों पर काम किया गया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। अब बात करते हैं, ये तो हो गई ट्रैवल की बात कि आप वहाँ पर मुक्तेश्वर कैसे पहुँचे। अब बात करते हैं कि हम कहाँ पर स्टे करें। तो मुक्तेश्वर ऐसी जगह है ना कि बहुत पीस वाली जगह है, शांत जगह है। तो आपको कहीं पे भी आप रुकोगे तो एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे माल रोड है, कहीं मार्केट जाना है, कहीं ऐसी जगह जाना है। तो वहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, तो आप होटल ना करके होम स्टे में रुक सकते हैं। कुछ मतलब आपको होम स्टे जो है वो आपको 3000 से 4000 की रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ होम स्टेज में क्या होता है कि आप रूम लेते हो तो आपको एक रूम मिलता है, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपका रूम हो गया, आपकी बालकनी हो गई, जस्ट लाइक होटल। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉटेजेस भी बने हुए हैं, तो मैं दोनों बार कॉटेजेस में रुकी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कॉटेजेस का, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। कॉटेजेस में क्या होता है कि कॉटेजेस में आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, आपको एक घर जैसा फील आता है, और उसमें कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी का। कुक भी अवेलेबल होता है, अगर आप खुद से बनाना चाहो तो खाना आप खुद से भी बना सकते हो, अपना सामान लेके जा सकते हो, या आसपास की वहाँ की मार्केट से खरीद के आप खुद भी कुक कर सकते हो। और अगर आपको कुक करना है तो, अगर आपको कुक नहीं करना है तो आप कुक की फैसिलिटी भी आपको उस कॉटेज में मिल जाएंगी, कि आपको ब्रेकफास्ट खाना है, डिनर करना है, या लंच आप कहीं बाहर कर आते हो तो वो आपका स्किप हो जाएगा। अदरवाइज आपको तीनों टाइम का अगर आप जो मील लेना चाहते हो तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कॉटेजेस पे जैसे 3 रूम्स 2 रूम्स के जो कॉटेजेस होते हैं, तो वो ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंगली वो मेरी फैमिली के लिए बहुत सही रहा। तो मैंने 2 बार, एक बार फ्रेंड के साथ गए थे तब भी बहुत बेस्ट रहा, अभी इस बार फैमिली के साथ होकर आई हूँ तो भी वो बेस्ट रहा। हम लोगों ने टियारा कॉटेज किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। मेरे जो और वीडियोस भी हैं वो सभी के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी बने हुए हैं। इस कॉटेज के ऊपर भी वीडियो बना रखा है मैंने, और साइड में आपको मैं दिखा भी दूंगी मैं किस कॉटेज में रुकी थी। साइड में एक विंडो में आपको मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से हम वहाँ पे रुके थे, क्या क्या चीज़ें थी, और तो बिफोर और आफ्टर क्या चेंज हो गया है। मैं आपको मतलब आपको दिखा दूंगी कि इस वीडियो में कि क्या जो है चेंजेस हुए हैं। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ इस कॉटेज में, बस थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह चेंज हुआ है, और जो मतलब चीज़ें थी पहले जैसी ही हैं। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस इस कॉटेज में, टियारा कॉटेज में, बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली क्या होता है, इसमें आपको प्राइवेसी मिल जाती है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक फैमिली और गई है तो आप बहुत आराम से रह सकते हैं। आगे पूरा लॉन बना हुआ था और पेड़ भी लगे हुए हैं इस कॉटेज के बाहर। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लम खाए तोड़ के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। नाशपाती का पेड़ था, एप्पल का था, तो हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों ने खूब मस्ती करी।
और बाकी जो है जो और कॉटेजेस और जैसे होम स्टे की बात कर रहे हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक रूम मिलता है। तो अगर आपको इस तरीके का चाहिए, सिर्फ आपको रूम में ही रूम चाहिए, तो आप उस तरीके का भी होम स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज आप फुल कॉटेज जो मिलते हैं एयरबीएनबी से, मैंने किया था। तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी कि हम लोग कहाँ रुके थे एयरबीएनबी का, उस पूरे कॉटेज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम एयरबीएनबी से ये मुझे कॉटेज मिला था। तो मम्मी ने जब देखा ये वाला कॉटेज तो उनको बहुत पसंद आया, तो वो भी वहाँ पे रुकना चाहती थी। तो हम लोगों ने सेम ही कॉटेज किया इसीलिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इंडिपेंडेंस ही रहती है, और पहाड़ों में वेदर बहुत अच्छा मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए, बिल्कुल घर जैसी जगह मिल जाए, और ऊपर से आप खुद कुक कर सको, चाय पियो, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया वहाँ पर। और शाम के टाइम पे हमने जैसे मिक्कू के साथ प्ले किया, तो बहुत अच्छा लगा एक फैमिली टाइम स्पेंड करने में, और एक अच्छा वेदर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बार का जो वेदर की बात करें तो वेदर कैसा था, मैं दोनों टाइम पे वेदर के में गई हुई हूँ। एक जब बारिश हो रही थी तब भी मैं मानसून के टाइम पे भी गई हूँ, और अभी मैं रिसेंटली हम लोग इसी मंथ में जून में होकर आया है, तो थोड़ी सी गर्मी थी, पर एक बार बारिश हो गई थी तो मौसम चेंज हो गया था उससे। तो आप लोग भी बिल्कुल मानसून के टाइम पे तो मत जाइए, लेकिन ऐसे टाइम पे जाइए जब हाँ थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश हो, क्योंकि उससे ग्रीनरी और उभर कर आती है ऐसी हिल स्टेशन में। और मुक्तेश्वर की तो जो ब्यूटी है ना, वो बारिश में बहुत अच्छी लगती है। बहुत आप एकदम पीक मानसून के टाइम पे मत जाइए। हम लोग अगस्त के टाइम पे गए थे, तो जब हम पहले का जो ट्रिप था मेरा अगस्त के टाइम का, तो वो कैसा था, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, जैसे हाफ एन आवर बारिश हो गई, फिर पूरा दिन खुला रहा, फिर एक बार बारिश हुई, फिर दिन खुला रहा, मतलब इस तरीके की बारिश थी, पूरी रेगुलर बारिश नहीं थी। तो उससे क्या है ना, आपको उसका जो मौसम का जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगेगी वहाँ की, और जो वेव्स आएंगी, एम्बियंस आएगा, वो बहुत बहुत अच्छा फील होगा आपको उसमें। तो आप ऐसे टाइम पे जाइए मुक्तेश्वर, तो आप उस वेदर को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। एक अच्छा सा होम स्टे, एक अच्छा सा कॉटेज लीजिए, वहाँ पे रुकिए। हमने बात कर ली है कि हम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे और कहाँ पे रुके मुक्तेश्वर में। तो अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक। सबसे पहले है वहाँ का मुक्तेश्वर धाम टेम्पल, जो शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करिएगा अगर आप लोग जाते हैं। मैं भी गई थी, तो बहुत सुंदर मंदिर है। थोड़ा सा आपको उसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं ऊपर, तो जनरली लोग वैसे चढ़ लेते हैं, बस मुझे थोड़ा सा, हम लोगों को चलने वालने की आदत नहीं है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उसके बाद शिव जी का टेम्पल है वहाँ पे आपको शिव जी का टेम्पल मिलेगा। तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। और उसके ही बाद आप जा सकते हैं चौली की जाली, वहीं से रास्ता जाता है चौली की जाली का। तो वो भी मैं आपको उसकी स्टोरी वगैरह नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको उस जगह के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल्स वगैरह जानी है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ जहाँ पे मैं गई थी, तो मैंने इन सब का वीडियो मैंने बनाया था, ब्लॉग मैंने डाला था इसके ऊपर मुक्तेश्वर का, उसमें आपको सारा कुछ दिख जाएगा। और थोड़े थोड़े से फुटेज में आपको उस टाइम का भी दिखा रही हूँ साथ साथ में, कि वहाँ का वेदर कैसा था। वहाँ पे जिप लाइन भी होती है, आप चाहो तो वहाँ पे जिप लाइन कर सकते हो। 500 रुपीज़ थी वहाँ पर एक वन टाइम का, कि आप 500 रुपीज़ में वो जिप लाइन करा रहे थे। तो हम लोगों ने नहीं करी, क्योंकि मिक्कू बहुत छोटी थी, और अभी भी नहीं कर सकते, मिक्कू अभी भी छोटी है। और आप वहाँ पे मैगी खा सकते हो, अच्छे से मौसम का एक अच्छा सा व्यू ले सकते हो। एक ट्रैक करके है, कम से कम 10 to 15 मिनट्स हमें लग गए थे वो चौली की जाली तक पहुंचने में। वॉकिंग डिस्टेंस है, एक ट्रैक बना हुआ है वहाँ से, मंदिर के ही जस्ट बगल से एक ट्रैक जा रहा है, तो वहाँ पे ट्रैक चल चल के आपको ऊपर जाना है चौली की जाली में। तो एक बड़ा सा वो है वो पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है, तो उसमें एक होल बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है, जहाँ से मतलब लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। तो आप वहाँ पे भी ज़रूर विजिट करिएगा। और एक और बहुत अच्छी जगह है, वो है वाटरफॉल, बालूघाट वाटरफॉल। जब हम लोग पिछली बार गए थे तो बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो था,
वहाँ का जो रास्ता भी है वो भी कंस्ट्रक्शन मतलब उसका चल रहा था, पूरी अच्छे से ट्रैक नहीं बना हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो रेलिंग्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत अच्छे से हम लोग पकड़ पकड़ के गए, लेकिन बाद में आगे जाके रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन अब जो है उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस बार हम लोग विज़िट करने वाले थे लेकिन हम लोग विज़िट नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोगों ने जैसे ही हम लोग वहाँ की पार्किंग में पहुँचे तो पार्किंग में ही पार्किंग वाले ने ही कह दिया कि आप मत जाओ, क्योंकि आपका जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पानी का फ्लो अभी नहीं है। क्योंकि अभी बिल्कुल भी जैसे कि गर्मी चल रही है और वहाँ पे भी अभी कोई बारिश नहीं हुई है। अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब उसका फ्लो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ट्रैक पूरा अच्छा बन चुका है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत अच्छे से उसको बना दिया गया है। तो अगर आप लोग अब विज़िट करते हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत सुंदर, जब हम लोग गए थे तो बहुत सुंदर था, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि पानी का फ्लो कितना अच्छा है। और अब तो ट्रैक भी बन गया होगा तो वो भी बहुत सुंदर रहेगा। बीच बीच में हमें मैगी पॉइंट भी मिल रहे थे, पानी में पैरों को डाल के बहुत अच्छे से बैठे हुए थे मैगी पॉइंट में, और चेयर्स लगी हुई हैं वहाँ पर, और बहुत सुंदर सुंदर सा मतलब व्यू दिखता है पानी बहता हुआ। और वहाँ पर आप मैगी खा रहे हो तो और भी मज़ा आता है। मतलब मैगी खाने के लिए ही लोग पहाड़ों में जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं भी वो मैगी वैसे मैं घर पे नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे पहाड़ों में मैगी बहुत अच्छी लगती है खाना। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इस बार हम लोग नहीं देख पाए, एक्चुअली गए तो थे लेकिन ठीक है वाटर की वजह से कि पानी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अगर आप लोग अब जाएंगे, जब जैसा कि मानसून आ ही गया है, बारिश होने ही लगी है, जब दिल्ली में ही बारिश होने लगी है और वहाँ पे भी बारिश होने लगी है, तो अब आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हम लोग बालूघाट वाटरफॉल में नहीं होकर आ पाए, लेकिन आगे जो है अभी हमें जो हम रिसेंटली वाटरफॉल होकर आए हैं वो है ढोकानी वाटरफॉल, जो टियारा कॉटेज से कम 1 घंटे का रास्ता था वहाँ से। तो 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था वहाँ से। तो आप लोग अगर आप जाते हैं मुक्तेश्वर तो ये देखिए, जब मैं पहले ट्रिप पे गई थी तो ढोकानी वाटरफॉल के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी ये रिसेंटली ही मतलब आया है कि एक छिपा हुआ वाटरफॉल भी कह सकते हो, कि क्या कहते हैं एक छिपा हुआ वाटरफॉल कहाँ से आ गया। तो इस बार क्या रहा, हम लोग ढोकानी वाटरफॉल गए और हमने वहाँ पे जाके बहुत अच्छा एंजॉय किया वहाँ पे भी। बस लेकिन उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ जा रही थी और हम लोग भी अपनी कार से नीचे तक गए। कम से कम 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग जैसे आगे पहुँचे तो वो एक गाड़ी तो रुक गई। पहले तो क्या हुआ, मैंने मना कर दिया अंकित को कि नहीं हम लोग नहीं जाते हैं उस वाले रास्ते पे। तो क्या हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमें तो जाना है, वहीं पर ही जाएंगे हम लोग। तो एक गाड़ी आगे गई तो मैंने उनसे बोला ठीक है गाड़ी तो जा रही है तो हम लोग भी ले लेते हैं। फिर हम लोग भी उस गाड़ी से आगे आगे गए, फिर वो गाड़ी वाले ने गाड़ी ही रोक ली और आगे नहीं बढ़ाया। तो अंकित ने अपनी गाड़ी आगे ली और बाद में मैंने देखा कि वो गाड़ी हमारे पीछे ही आ रही थी। तो वही है कि एक दूसरे को देख देख के हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा रहा कि आप जाने को तो वैसे जा सकती है, लेकिन कोई अच्छा ड्राइवर हो जो ऐसे पहाड़ी इलाके में मतलब कार चला सकता हो, अच्छे से ड्राइव कर सकता हो, या फिर कोई प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो उसी को लेकर जाइएगा आप, या टैक्सी हायर करके जाइएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा नैरो है और थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। तो आप ऐसे ही मतलब मैं एडवाइस करूँगी कि कोई प्रोफेशनल ड्राइवर ही वहाँ पे चलाए तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद एक ट्रैक बना हुआ है, वो भी कम से कम 15 मिनट का ट्रैक है, ऐसा 1 किलोमीटर आपको लग जाएंगे, जो नीचे आपको ट्रैक लेके जाएगा उस वाटरफॉल तक। वहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, पार्किंग का स्पेस भी कम है। तो जो लोग वहाँ पर गए थे जो लोग गए थे तो वो कोई ना कोई मतलब बंदा वहाँ पर उनकी कार में बैठा हुआ था, क्योंकि इतना कम स्पेस है और अगर कार आती जाती है तो कार को हटाने या निकालने में डिफ़िकल्टी होती। तो इस तरीके से वो जगह बनी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वॉक करके नीचे गए तो हमें पानी मतलब मिला इस बार, तो वो अच्छा लगा हमें। तो आप लोग उसको भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और जैसे ही पानी मानसून आ जाएगा वहाँ पर और जगह तो उसका फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सब लोग कह रहे थे कि अभी पानी इसमें अभी भी कम है, जितना दिख रहा है आपको ये पानी, तो वो कम था उनके अकॉर्डिंग। जो लोग वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे जो रहते हैं उन्हें बताया कि इसका वाटर फ्लो जो फॉल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है।
तेज़ है, लेकिन अभी जो है पानी बारिश नहीं हुई थी तो इसलिए अभी इतना ही है इसका वाटरफॉल। जब बारिश हो जाती है तो इसका वाटरफॉल जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी का जो बहाव है वो भी तेज़ हो जाता है और आगे की तरफ को आ जाता है। तो हमें तो ये ढोकानी वाटरफॉल देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर मुक्तेश्वर जाते हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा, ये भी एक पॉइंट है वहाँ पे देखने के लिए। और रास्तों में कई कैफ़ेज़ बने हुए हैं, हम वहाँ पे चाय मैगी इन सब का मज़ा ले सकते हैं, बाकी वेदर का मज़ा ले सकते हैं। तो यहीं पर मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको लगा हो कि आपके काम आ सकता है ये ब्लॉग, आपके यूज़फुल रहेगा आपके लिए ब्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने बस अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करी हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बार का मुक्तेश्वर कैसा रहा, और मैं जब इससे पहली बार मुक्तेश्वर गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने आपको दोनों कंपैरिजन करके बताया है कि मैं दोनों ही वेदर में गई हूँ, एक जब थोड़ा सी गर्मी थी और एक जब वाटरफॉल जो बारिश थी उस टाइम पे भी गई हूँ। तो मुक्तेश्वर एनी हाउ बेस्ट है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप प्लीज़ मुक्तेश्वर ज़रूर जाइएगा, अपने छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़रूर प्लान करिए वहाँ जाने का, और वहाँ पर आप लोग को सच में बहुत मज़ा आएगा। और ये जो मैंने आपको अट्रैक्शंस बताए हैं मुक्तेश्वर के, इन पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ के ट्रैवल व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।